तो अब हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना पूरी पूरी पॉलिटी अधूरी है यार, पार्लियामेंट। ठीक है, और ये वो टॉपिक है सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अभी तक यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो टॉपिक जो है वो है पार्लियामेंट का टॉपिक। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 52 के आसपास क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और इस क्वेश्चन से ऐसा नहीं होगा कि आपके पॉलिटी का टॉपिक कोई कवर ना हो पाए। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे सारे जो पार्लियामेंट में मैटर्स हैं, चीज़ें हैं, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से, जिससे कभी भी ये दिमाग से ना निकल पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विथ रेफरेंस टू द कोरम ऑफ द हाउस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कोरम की बात करनी है भाई, कोरम के बारे में बात करना है, कोरम ऑफ द हाउस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोरम इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को? ये तो गलत है भाई, बिकॉज कोरम इज मोर देन 1/10। ठीक है, मोर देन 1/10 सही है, इट इज़ इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बुक में किताब पढ़ते समय हमसे दिमाग में नहीं रह पाती, मिस हो जाती है। ठीक है, इन दी एब्सेंस। और देखो भाई कोरम जो है वो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लोकसभा के अंदर कोरम जो होगा वो 10% होगा, राज्यसभा के अंदर 10% होगा। ठीक है, तो कोरम हमारे पास लोकसभा के अंदर 55 हो जाता है भाई, मोर देन 55 मेंबर्स एटलीस्ट, एंड राज्यसभा के अंदर 25 मेंबर। ये नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ चलो दिमाग में रख लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ कोरम द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन डिसाइड टू एडजर्न और सस्पेंड द मीटिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर कोरम एटलीस्ट 10% मेंबर नहीं हुए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? एडजर्न मतलब खत्म कर सकता है ना, या फिर बाद में करने के लिए बोल सकता है, सस्पेंड कर सकता है या फिर एडजर्न कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा, कर जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, विथ रेफरेंस टू द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, DRCs की बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है स्टैंडिंग कमिटीज से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? DRCs की बात की जा रही है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेजेंटली 24 स्टैंडिंग कमिटीज आर इन एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी हमारे पास कितने स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं? अभी हमारे पास 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ थे है ना, 17 स्टैंडिंग कमिटीज़ बने गए थे 1993 के पार्लियामेंट में। 17 स्टैंडिंग कमिटीज़ थे जो कि बाद में बढ़ा के कितना कर दिया गया? 24 कर दिया गया। तो अभी हमारे पास 24 है यार, बिल्कुल सही बात है ये। Each standing committee consists of 31 members, that is 10 from लोक सभा एंड 21 from राज्यसभा। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज 31 तो सही है बट इट इज़ 21 फ्रॉम लोकसभा। भाई लोकसभा आप लॉजिकली भी सोचोगे ना, तो लोकसभा में ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ से ज़्यादा मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल सही बात है, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। बिल्कुल सही बात है यार, मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को मिनिस्टर को यहाँ पे डाल देते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, तो वो मिनिस्ट्री उसकी चली जाती है भाई, मिनिस्ट्री पर छिन जाती है। द टेन्योर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इज 5 years। हाँ ना, इट इज़ 1 year। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा B। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस प्रकार से टॉपिक को बहुत कम तरीके में, बहुत कम समय में, बहुत तेज़ी से किया जाता है क्वेश्चन यार। और क्वेश्चन भी बस कर नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द आउट गोइंग स्पीकर ऑफ द हाउस एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। जो आउट गोइंग स्पीकर है उसका जो मतलब आउट गोइंग स्पीकर जो है उसका ओथ को कौन देखता है? देखो भाई मतलब ऐसा बोल रहा है, द आउटगोइंग स्पीकर ऑफ द हाउस एडमिनिस्टर द ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। मतलब कोई नया स्पीकर आ रहा है, स्पीकर प्रोटेम आ रहा है, कुछ समय के लिए रखते हैं ना भाई, चुनाव हुआ है तुरंत स्पीकर थोड़ी ना बना देंगे, तो स्पीकर प्रोटेम बनाएंगे। अभी जो स्पीकर प्रोटेम है उसको भी ओथ लिया जाता है, उसको भी ओथ लेना पड़ता है। ओथ को कौन देखता है? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ स्पीकर प्रोटेम, है ना। इट इज़ नॉट द आउट गोइंग स्पीकर, इट इज़ द प्रेसिडेंट जो कि क्या करता है? एडमिनिस्टर करते हैं भाई स्पीकर प्रोटेम के। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट ही वही बनाते हैं भाई स्पीकर प्रोटेम को।
है ना, लोकसभा के। द लेम ड्यूक सेशन, द लेम ड्यूक सेशन और लेम डक सेशन, नॉट ड्यूक, द लेम डक सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर प्रोटेम। देखो भाई, जो लेम डक सेशन होता है ये लास्ट सेशन बोलते हैं भाई, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसका, है ना। एंड इट इज प्रिसाइडेड बाय हुम, इट इज प्रिसाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग स्पीकर जो कि उस समय था, एंड नॉट द स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेम डक सेशन पता होना चाहिए, इट इज द लास्ट सेशन ऑफ दी, ठीक है, एंड इज प्रिसाइडेड बाय द करंट स्पीकर। दिस इज इनकरेक्ट। द प्रोटेम स्पीकर शुड बी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये देखो क्या लिखा है, शुड बी ना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है भाई। यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उसको यहाँ पे स्पीकर प्रोटेम का, है ना, उपाधि दिया जाती है। इट इज नॉट मैंडेटरी, सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रोटेम स्पीकर होल्ड द ऑफिस अंटिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 4 सी, मतलब करेक्ट जाएगा सी 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट दी, हमसे करेक्ट पूछा है, किसके बारे में करेक्ट पूछा है भाई, कंडीशन अबाउट द कंडीशन डिस्क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो कंडीशन लेड डाउन है, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951 में, है ना, किसी पॉलिटिशियन का। He or she is disqualified from being elected as a member of the parliament if it get disqualified under any law made by the parliament। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? ना, वो डिस्क्वालीफाई कब हो जाएगा कोई भी पर्सन, इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, है ना, तो ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि एक पर्सन जो है, इफ इट इज डिस्क्वालीफाइड, है ना, he or she is disqualified from elected as a member of the parliament if it gets disqualified under a law made by the parliament। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसके अंदर अगर ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट करने से, तो सही है। बट ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर नहीं दिया हुआ है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। He or she is disqualified from being elected as a member of the parliament if he or she is an undischarged insolvent। देखो, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये भी कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नॉट इन दी आरपीए 1951। क्योंकि हमसे पूछा गया कि आरपीए 1951 में कौन सा प्रोविजंस है भाई डिस्क्वालीफाई करने के लिए किसी मेंबर को एज ए एमपी। He or she is disqualified for being elected as a member of the parliament if failed to lodge an account of his election expenses within a time। ये सही है भाई, विद इन अ टाइम पीरियड अगर अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में वो नहीं बता पाता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आरपीए 1951 के अंदर प्रेजेंट है, मेंशन्ड है। He or she is disqualified from being elected as a member of the parliament if convicted for promoting enmity between different groups। बिल्कुल सही बात है, अगर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा करा के अपने आप को जिताना चाह रहा है तो इसको इलेक्शन से हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये 1951 के आरपी में प्रेजेंट है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 3 और 4 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लीडर ऑफ द हाउस है इसका जो ऑफिस है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है भाई? ना, इट इज मेंशन्ड इन द रूल ऑफ हाउस, ओके। जो ऑफिस है लीडर का वो वाला, द ऑफिस ऑफ व्हिप इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ हाउस। ये देखो भाई, जो व्हिप है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी नहीं है, है ना, नॉर किसी हाउस ऑफ रूल में दिया गया है, नॉर इसके पास पार्लियामेंट्री स्टेच्यूट है। ये जो व्हिप है ना भाई, एक तरह से ये कन्वेंशन है यार, कि सबको एक का बात मानना पड़ता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन व्हिप इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का व्हिप होता है, मतलब एक विचार होता है, सबको उसी पे चलना पड़ता है। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज मेंशन इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। बिल्कुल सही बात है, जो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एलओपी है,
उसकी बात की जा रही है, उसकी बात की गई है भाई, जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है उसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है उसके अंदर बताया गया है। और जो ऑफिस ऑफ अपोजिशन, जो लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर, उसको हमारे पास एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था भाई 1977 में। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 और 4 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करनी है भाई। देखो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चीज़ें बार बार करने से ही होगी, एक बार करने से नहीं होगी, और सही तरीके से करने से होगी। लक्ष्मीकांत में पढ़ के तो याद नहीं होगा, आप भी करके देख लो, मैंने बहुत बार करके देखा यार, नहीं हुआ, इसीलिए नया तरीका अपनाया और ये फॉलो किया, ये लागू हुआ और ये काम कर रहा है, इसीलिए मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू फिल द वैकेंसी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा द इलेक्शन डेट इज फिक्स्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। जो लोकसभा के स्पीकर है, अगर वहाँ पे उसके अंदर वैकेंसी आ जाता है तो इसमें जो डेट ऑफ इलेक्शन होता है उसको हाउस फिक्स करती है क्या? ना, इट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। A resolution to remove the speaker of the Lok Sabha can be moved only after giving 14-day advance notice। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, 14 डे एडवांस नोटिस देना पड़ता है। He or she can join the sitting when a resolution for his removal is under consideration। बिल्कुल सही बात है, वो सिटिंग में मिल सकते हैं जिसमें वो बातचीत करेंगे कि रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, वजह क्या है। The speaker generally vacate his office immediately after the Lok Sabha get dissolved। देखो भाई, लोकसभा जैसे ही डिजॉल्व होता है, स्पीकर जो है इमीडिएटली अपना ऑफिस नहीं छोड़ता। वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक नया लोकसभा की मीटिंग चालू नहीं होती। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्पीकर की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं ये सब चीज़ यार, है ना, न्यूज़ में नहीं रहते, बट आप समझना एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है ना, बस हवा जो चल रही है दुनिया में उसको आपको नहीं देखना, आपको जो पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछती है। ठीक है, तो यूपीएससी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पूछती है, वो हमको पता होना चाहिए। Consider the following statement. The motion of removal of the speaker of the Lok Sabha can be considered and discussed only when 50% or 50 members support it। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, कम से कम 50% मतलब 50 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए, तभी इसके जो रिमूवल है उसका मोशन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। He or she can be removed only by a resolution passed by the Lok Sabha by an effective majority। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? He or she can be removed only by the resolution passed by the Lok Sabha by an effective majority। क्या इफेक्टिव मेजोरिटी से जब रेजोल्यूशन पास होगा तभी इसको रिमूव कर सकते हैं भाई? बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है ना, मेजोरिटी मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का हाफ। एंड इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? जो आदमी प्रेजेंट है एंड वोटिंग माइनस वैकेंसीज, प्रेजेंट एंड वोटिंग माइनस वैकेंसीज इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ का हाफ इज इफेक्टिव मेजोरिटी। बिल्कुल सही बात है, जब रेजोल्यूशन लोकसभा में पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से तभी जाके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के केस में इफेक्टिव मेजोरिटी का काम आता है और लोकसभा के स्पीकर के केस में इफेक्टिव मेजोरिटी का काम आता है। ही और सी डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल। गलत बात है भाई, इसके पास राइट है, इनके पास ये राइट है कि वो क्या कर पाएँ, उनका जो रिमूवल हो रहा है उसमें ये बात कर पाएँ, स्पीक कर पाएँ एंड पार्ट ले पाएँ, और यहाँ तक कि वो वोट भी कर सकते हैं। सो डज नॉट बोल रहा है तो गलत बोल रहा है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू दी पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। हमको बात किसकी करनी है? पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होते क्या? बिल्कुल सही बात है ना, और उसको स्पीकर नॉमिनेट करता है। द हेड ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन बी प्रिसाइडेड ओवर बाय और प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। देखो भाई, यहाँ पे जो हेड होता है ना,
चेयरपर्सन का। ऐसा नहीं है कि देखो ये जो होगा ना प्रिसाइड कर सकता है जब स्पीकर नहीं रहेगा। तो देखो स्पीकर नहीं रहेगा तो प्रिसाइड कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो वो किसी को नॉमिनेट करेगा। ऐसा नहीं कि जो हेड ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो इसका स्पीकर बन जाएगा उसके एब्सेंस में। द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस इफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज वेकेंट। बिल्कुल सही बात है, जो ऊपर बोला है वही है। वेकेंट है तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकते। जो स्पीकर होता है ना और जो डेप्यूटी स्पीकर है ना, अगर वो एब्सेंट है तब जाके ये प्रिसाइड करेंगे। वेकेंट मतलब वो अभी सीट में कोई बैठा ही नहीं है, ठीक है, तो ये प्रिसाइड कर सकता है। देखो यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ बिकॉज जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है उसका जो हेड होता है ना, ऐसा कोई हेड होता ही नहीं है भाई। कोई भी मेंबर है ना, कोई भी मेंबर है, एनी मेंबर कैन प्रिसाइड ओवर दी स्पीकर। अगर डिप्यूटी स्पीकर नहीं है तो एनी मेंबर कैन प्रिसाइड। ओके, इसी तो बनाया है भाई पैनल ऑफ चेयरपर्सन, इसीलिए बनाया कि कोई भी अगर आदमी स्पीकर फिर डिप्यूटी स्पीकर नहीं है तो ये प्रिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हेड होता है वो प्रिसाइड करता है, बिकॉज कोई इसका हेड नहीं होता। वेकेंट होगा तो ये प्रिसाइड नहीं करेंगे भाई, वेकेंट मतलब भी कोई है ही नहीं वहाँ पे। ड्यूरिंग द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर द मेंबर टू प्रिसाइड ओवर द हाउस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जब ये वेकेंट है इसका ऑफिस, अभी है ही नहीं कोई स्पीकर, तो कौन अपॉइंट करेगा, कौन प्रिसाइड करेगा, ये सब चीज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा है, एडजर्नमेंट मोशन टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस। देखो भाई एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है ये हमको समझना है। एडजर्नमेंट मोशन जो है ना वो हाउस के सेशन को टर्मिनेट नहीं करता है, वो सीटिंग है ना उसको टर्मिनेट करता है ना। मतलब एडजर्नमेंट सीने डी अगर बात करें, टर्मिनेट द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर इनफाइनाइट पीरियड एंड नॉट द सेशन। सेशन मतलब समझना मानसून सेशन जो होता है ना, विंटर सेशन जो होता है, बजट सेशन जो होता है, इसको सेशन बोलते हैं। 3-3 महीने के लगभग चलता है, तो इसको ये सेशन को समझ नहीं लगेगा। ये सेशन के अंदर बहुत सारे सीटिंग्स होते हैं ना, तो हर सीटिंग को रोकना पड़ेगा ना भाई, नेक्स्ट डे के लिए 3-4 दिन के लिए गैप मिलता है, तो इस सीटिंग जो होती है ना इसके बीच में, उसको ये स्टॉप करता है, उसको ये टर्मिनेट करता है। क्या? एडजर्नमेंट। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। बिल्कुल सही बात है भाई, इसीलिए अगर मोर देन 6 मंथ नहीं होता तो मिनिमम कितना होना चाहिए, एक साल में सेशन मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए भाई। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड ऑल्सो द सेशन ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही बात। देखो सिटिंग को रोकना क्या बोला है, हमने एडजर्नमेंट बोला, लेकिन इसको सपोज करो हमने इस सेशन को यहाँ से रोक दिया, आगे बढ़ने से नहीं दिया, इतना तक ही चलेगा सेशन, और इसके आगे सिटिंग भी नहीं हुई, सेशन भी नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोरोगेशन। आगे तो सेशन होंगे बट सिटिंग वो जो है वो 3-4 दिन के लिए रुक जाएगी, उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट। बट आगे सिटिंग भी नहीं होंगे, आगे सेशन भी नहीं होगा। सपोज बजट सेशन चल रहा था, अब बजट सेशन खत्म कर दिया, पूरा प्रोरोगेशन कर दिया, अब विंटर सेशन ही होगा, मतलब अब मानसून सेशन ही होगा। ठीक है, सो इसको बोलेंगे प्रोरोगेशन। बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट इशू द नोटिफिकेशन फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। देखो भाई प्रोरोगेशन को कौन करता है, प्रोरोगेशन जो है वो हमारे पास प्रोरोगेशन जो है ना वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एंड एडजर्नमेंट ये कौन करता है, ये स्पीकर, दैट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रेसिडेंट इशू द नोटिफिकेशन फॉर एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट हमने बोला कि भाई वो सीटिंग 1-2-3-4 दिन के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम डेट पीरियड के लिए खत्म किए, सेशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीटिंग को तो स्पीकर देखेगा भाई। ओके, अगर प्रोरोगेशन की बात हुई तो उसको प्रेसिडेंट देखेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू द लैप्सिंग बिल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछा जाता है भाई, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से जो लैप्सिंग बिल है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा एंड पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। सपोज करो लोकसभा को लैप्स डिसॉल्व कर दिया गया, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना भाई, है ना, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है सपोज करो 5 साल बाद। ठीक है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गया
तो जो बिल है पेंडिंग राज्यसभा में एंड इट इज पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है भाई, बिकॉज अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा एंड पास्ड बाय द लोकसभा इट लैप्सेस। अ बिल पास बाय बोथ दी हाउस, बट आप कोर को समझना भाई, जिसने पास किया लोकसभा वो ही नहीं रहा, राज्यसभा में तो पास हुआ ही नहीं है ना, तो ये नहीं रहा तो ये हट जाएगा एक तरह से, थोड़ा सा लॉजिक है। अ बिल पास बाय बोथ दी हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहाँ पे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा इन्वॉल्व है, ठीक है, लोकसभा लैप्स हुआ है, राज्यसभा तो है ना, तो रिकंसिडरेशन के लिए जो भेजा गया है डज नॉट लैप्स, बिल्कुल सही बात है। तो कोर कॉन्सेप्ट को समझो। A bill does not lapse when it is pending in the Lok Sabha and transmitted to it by the Rajya Sabha। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ऐसा कोई भी बिल जो कि पेंडिंग है लोकसभा में इट विल लैप्स वेदर इट ओरिजिनेट इन राज्यसभा ओरिजिनेट इन लोकसभा, बिकॉज लोकसभा के आगे खड़ा है और लोकसभा यहाँ पे सामने में नहीं दिखा तो ये लैप्स कर जाएगा, चाहे राज्यसभा से ओरिजिनेट हो चाहे लोकसभा से ओरिजिनेट हो। अगर इफ इट इज पेंडिंग इन द लोकसभा इट लैप्सेस, सो दिस इज इनकरेक्ट। याद रखना, इफ इट इज पेंडिंग इन द लोकसभा, चाहे इट ओरिजिनेटेड इन दी राज्यसभा और लोकसभा, इट लैप्सेस। अ बिल सेंट फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लैप्सेस, ना भाई ना, बिकॉज अब तो प्रेसिडेंट के काम में है, लोकसभा ने राज्यसभा ने पास कर दिया तो इनका काम तो हो गया, प्रेसिडेंट के हाथ में, तो इट डज नॉट लैप्स, ओके, इट विल नॉट लैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बार बार दिमाग में भी लिख लेना और दीवार में भी लिख लेना। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा यहाँ पे टू ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोरम। हमको कोरम के बारे में बताना है करेक्ट। कोरम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस, नो इट इज द मिनिमम नंबर यार। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर कोरम नहीं है भाई तो एडजर्न मतलब खरना समझना, मीटिंग को रोकना पड़ता है या फिर सस्पेंड करना पड़ता है अगर कोरम नहीं है तो। और कोरम क्या होता है भाई? मोर देन 10% इंक्लूडिंग दी स्पीकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। एंड लोकसभा के लिए कोरम होता है 55 मेंबर्स का, एंड राज्यसभा के लिए कोरम होता है 25 मेंबर्स का। सो ये हमारे पास करेक्ट है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ बिजनेस एटलीस्ट 170 मेंबर इन द लोकसभा एंड 90 मेंबर इन द राज्यसभा शुड बी प्रेजेंट। हमने देखा भाई इट इज 55 एंड 25। The quorum is 2/3 of the member in each house including the press। देखो इंक्लूडिंग तो सही है but it is not 2/3, it is more than 10%। क्वेश्चन नंबर 12 है with reference to the voting in the लोकसभा consider the following statement। हमको बात किसकी करनी है? जो वोटिंग होती है लोकसभा में उसकी बात करनी है। The member of the house cannot challenge the opinion of the speaker on the decision of a question put on the vote for the first time। क्या कोई भी मेंबर जो है जो ओपिनियन ऑफ द स्टेट स्पीकर है उसको चैलेंज नहीं कर सकता? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, जो मेंबर है उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ चैलेंज ऑन द डिसीजन ऑफ द स्पीकर द क्वेश्चन इज रीइंट्रोड्यूस अगेन आफ्टर अ लैप्स ऑफ 3 minutes and 30 seconds। बिल्कुल सही बात है यार, पहली बार अगर इसको चैलेंज कर रहे हैं डिसीजन ऑफ द स्पीकर को तो वो क्वेश्चन फिर से 3 मिनट 30 सेकेंड के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज करेक्ट। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं बट हाँ इंपॉर्टेंट है। और अगर ये फिर से यहाँ पे इसको चैलेंज किया जाता है डिसीजन को, देन जो वोट होंगे ना, है ना, दे शुड बी रिकॉर्डेड आइदर बाय ऑटोमेटिक रूट और बाय नो स्लिप। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा B2 ओनली। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मिस हो जाती हैं भाई जब हम पढ़ते हैं ऊपर से, तो क्वेश्चन बनाने से चीज़ें दिमाग में रहती है। 13 है विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन आवर। पहला जो आवर होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है कोई भी मीटिंग का, कोई भी सीटिंग का फर्स्ट आवर, दैट इज 11 to 12 PM इट इज क्वेश्चन आवर। उसके बाद होता है 0 आवर, क्वेश्चन आवर, देन 0 आवर, एंड देन इसके बाद होता है लंच ब्रेक, एंड देन बिजनेस आवर। बिजनेस की बात होती है टिल 4 PM या फिर आगे भी बढ़ सकता है। सो क्वेश्चन आवर की बात करनी है। इट स्टार्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी फॉलो। देखो भाई स्टार्ट इसी लगाया बिकॉज हाँ हम इस पे आपको बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। सो क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज फॉलोड और कैन बी फॉलोड। अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 15 days। देखो भाई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तभी आस्क कर सकते हैं जब हमको नोटिस देना पड़ता है। इट इज नॉट लेस देन 15 days, है ना।
इट इज़ लेस देन 10 डेज। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ना, लेस देन 10 डेज हमारे पास नोटिस देना पड़ता है, नॉट लेस देन 15 डेज। एंड इसका आंसर कैसे देना पड़ता है भाई? ओरली देना पड़ता है। आंसर कैसे देना पड़ता है? ओरली। एन अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड रिटन आंसर। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें रिटन आंसर जरूरत पड़ती है भाई। बिल्कुल सही बात। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें रिटन आंसर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी फॉलोड। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर। देखो भाई, फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है, मैंने बताया यार, बिल्कुल सही बात है। एंड इस क्वेश्चन आवर में हमारे पास 3 तरह की चीज़ों का डिस्कस किया जाता है: स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो जो स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री यहाँ पे क्वेश्चन कैन बी फॉलोड। अनस्टार्ट क्वेश्चन में यहाँ पे रिटन आंसर जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो यहाँ पे ओरली होगा ना यार। एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लेस देन 10 डेज में यहाँ पे नोटिस देना पड़ता है। इसके जो आंसर देना पड़ते हैं ना भाई शॉर्ट नोटिस में, वो भी ओरली देने पड़ते हैं। तो रिटन एक ही जगह है, अनस्टार्ट में। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है यार? करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट हो जाएगा 2, तो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 0 आवर इज एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल विद द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्या एक इनफॉर्मल डिवाइस है भाई? बिल्कुल सही बात है, इन्वेंशन है, कहीं और देखने को नहीं मिलता ये। क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर। नो डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक कैन टेक प्लेस अनलेस अ मोशन इज मेड। बिल्कुल सही बात है, जनरल पब्लिक के लिए बिना मोशन के कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एडजर्नमेंट मोशन इज यूज्ड। देखो भाई, अटेंशन मोशन इज यूज्ड, ओके। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज यूज्ड फॉर सबका अटेंशन खींचने के लिए, ठीक है, एंड नॉट द एडजर्नमेंट मोशन। अटेंशन खींचने के लिए अटेंशन मोशन, ओके। डिफरेंस क्या है कि अगर मिनिस्टर्स की बात हुई है ना, तो हमारे पास क्या होगा? अटेंशन मोशन। बट अगर हाउस के अटेंशन की बात हुई तो उसको क्या बोलेंगे? एडजर्नमेंट मोशन। अटेंशन ऑफ द हाउस तो इसको एडजर्नमेंट मोशन बोलेंगे, एंड अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स उसको अटेंशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस। देखो हाउस की बात हो जा रही है, सो दिस इज नॉट कॉलिंग अटेंशन मोशन, दिस इज एडजर्नमेंट मोशन, ओके। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोग नहीं समझ पाते यार। एंड इसमें हमारे पास कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए टू एडमिट दिस एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 15 है विथ रेफरेंस टू एडजर्नमेंट मोशन। हमने बोला भाई एडजर्नमेंट मोशन में हमारे पास अटेंशन ऑफ दी हाउस देख रहे हैं, अटेंशन ऑफ दी हाउस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कैन कवर मोर देन वन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल गलत है भाई। इट कवर ओनली वन इन पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता ये, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन। इट कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स सो द मिनिस्टर्स कैन अंडरस्टूड द मैटर इजिली। देखो भाई, इट शुड नॉट बी फ्रेम इन जनरल टर्म्स। इसका एक हमारे पास फैक्चुअल, अर्जेंट एंड डेफिनाइट मैटर होता है, सो एक स्पेसिफिक मैटर होता है, सो इसको जनरल टर्म में यहाँ पे हम नहीं प्रेजेंट कर सकते, सो दिस इज इनकरेक्ट। अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज कैन नॉट बी रेज्ड इन दिस मोशन। बिल्कुल सही बात है ना। कोई प्रिविलेज का मोशन जो है, कोई प्रिविलेज वाला मैटर है, वो हम उसको एडजर्नमेंट, भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इसको मैटर सबका हाउस का ध्यान नहीं खींच सकते ना भाई। तो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज कैन नॉट बी रेज्ड इन दिस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन। अब मैटर अंडर द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी रेज्ड। बिल्कुल सही बात है। जो मैटर कोर्ट देखेगा, कोर्ट के संबंधित कोई भी मैटर है, उसको यहाँ पे हम रेज नहीं कर सकते।
सो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट जाएगा 1 2 3, आंसर जाएगा सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एडजमेंट मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंसर मोशन नीड नॉट टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा। सेंसर मोशन जो है अगर आपने उसको अडॉप्ट किया तो उसके रीजन की जरूरत नहीं पड़ती क्या? रीजन की जरूरत नहीं पड़ती क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? नहीं, गलत है। बिकॉज जो सेंसर मोशन है ना, इट नीड टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्टेशन, कि आपने इसको क्यों लिया। ठीक है, सेंसर मोशन में रीजन जरूरत पड़ती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो रीजन की जरूरत नहीं पड़ती। सो सेंसर मोशन नीड नॉट दी स्टेट रीजन, गलत बात है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। किसी एक इंडिविजुअल, वन मिनिस्टर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज करेक्ट। सेंसर मोशन इज मूव्ड फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन। बिल्कुल सही बात है। सेंसर मोशन जो है वो किसी एक पॉलिसीज या फिर एक्शन के लिए लिया जाता है। एंड सेंसर मोशन में रीजन की देने की जरूरत पड़ती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही मूव किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ क्या इशू किया जाता है? सेंसर मोशन जो होता है वो किसी, है ना, सेंसर मोशन जो होता है वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, विथ रेफरेंस टू द मोशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ मोशंस की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में ये। नॉट पासिंग द मोशन ऑफ थैंक्स इन द हाउस अमाउंट्स टू डिफीट द गवर्नमेंट। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हाउस है वो डिफीट हो जाता है भाई। बिल्कुल सही बात है ना, जब एड्रेस करता है प्रेसिडेंट लास्ट, है ना, मोशन ऑफ थैंक्स को, उस समय अगर ये पास नहीं हो पाता इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस लूज कर गया है, वो डिफीट हो जाता है गवर्नमेंट। मोशन ऑफ थैंक्स इज यूनिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ना भाई ना, मोशन ऑफ थैंक्स हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ब्रिटेन के अंदर भी देखने को मिलता है। सो ऐसा नहीं कि इंडिया का पार्लियामेंट का यूनिक फीचर। इंडिया का पार्लियामेंट का यूनिक फीचर क्या है? 0 आवर। द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस और on recommendation of the business advisory committee allots days for the discussion of no day yet named motion। नया चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। जो नो डे येट नेम्ड मोशन जो है वो हमारे पास स्पीकर जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ मिलके इसको बताता है। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी 1 and 3 ओनली। थोड़ी छोटी चीज़ें जो कि दिमाग में हमको रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड व्हेन नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड इन द हाउस। जो पॉइंट ऑर्डर कब लिया जाता है, कब रेज किया जाता है भाई? जब जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता तब। The point of order can also raise a question which is not in the cognizance of the speaker। बिल्कुल सही बात है। जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, इट कैन ऑल्सो बी रेज अ क्वेश्चन विच इज नॉट इन कॉग्निजेंस विद द स्पीकर। ये सही है क्या? ना, गलत है। बिकॉज पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब तक रेज नहीं कर सकते जब तक ये सहमति ना दिखाए किसके साथ? स्पीकर के साथ। ओके, इट कैन नॉट सस्पेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ना भाई ना, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, इट कैन सस्पेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, कैन सस्पेंड, एंड इट मस्ट बी इन कॉग्निजेंस विथ स्पीकर। नो डिबेट इज अलाउड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, कोई भी डिबेट अलाउड नहीं है इसके अंदर। हमको करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 and 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैच करना है भाई इस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है भाई?
सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, डील्स विथ मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सब्सटेंटिव मोशन है ना, वो किसके साथ डील करता है, मैटर्स जिसमें हमारे पास इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आता है। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट मोशन सुपरसीड द ओरिजिनल मोशन, सब्स्टिट्यूट मतलब ऊपर जाना, इट सुपरसीड द ओरिजिनल मोशन। सब्सिडियरी मोशन क्या होता है, सब्सिडियरी मोशन मतलब मोशन बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी मोशन बोलेंगे। एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। बेसिक चीज है कि यार हमको पॉइंटर्स में रखना, सब्सिडियरी मोशन क्या है, जिसके पास कुछ खुद का मीनिंग नहीं होता। कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर का मतलब क्या है, इंटरवीनिंग क्लॉज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। कंगारू क्लोजर में क्या होता है, जो बाकी की जो चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़ा जाता और उसको बोट में लगा दिया जाता है। लेंथी रेजोल्यूशन इज ग्रुप्ड इनटू अ पार्ट एंड बिफोर अ डिबेट, ये क्या है, इसको कहा जाता है गुलेटिन क्लोजर। लेंथी मैटर्स को छोटे से ग्रुप करके इसको कट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं गुलेटिन क्लोजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जहाँ पे लेंथी रेजोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया छोटे से पार्ट में, उसको गुलेटिन क्लोजर बोला। कंगारू क्लोजर में हम क्या किया, स्किप करने की बात हुई। कंगारू में क्या हो, जंप मारता है ना, जंप मारता है तो हमने स्किपिंग की बात की, स्किप मतलब जंप मारना कंगारू का, है ना। सब्सिडियरी मोशन मतलब कोई मीनिंग नहीं है यार। सब्स्टिट्यूट मतलब हमारे पास सुपरसीड हो गया ओरिजिनल मोशन से। सब्सटेंटिव मोशन मतलब समझना, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू, सब्सटेंटिव में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि भाई इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, एक तरह से सब्सटेंटिव मोशन है। सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी सब सेम लगता है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट होता है ना हमारे पास, सब्सिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है ना जिंदगी जीने के लिए, और राजा जैसे कौन जीता है भाई, प्रेसिडेंट जीता है। तो सब्सटेंटिव मोशन में इस तरह से कहानी बना के याद रख लेना, सब्सटेंटिव मोशन जिंदगी जीने के लिए, और राजा कैसे कौन जीता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चाहिए तो सब्सटेंटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन जो कबड्डी में सब्स्टिट्यूट किया जाता है ना भाई, तो सुपरसीड किया जाता है ओरिजिनल मोशन को। एंड सब्सिडियरी मोशन में क्या होता है, सब्सिडियरी मोशन में हमारे पास कोई भी मीनिंग नहीं है। सब्सिडियरी मतलब है ना छोटा मोटा आदमी, छोटा मोटा आदमी सब्सिडियरी होता है ना, छोटा मोटा लोग का, छोटा मोटा आदमी का सब्सिडियरी होता है ना, छोटा मोटा। तो ये हमारे पास सब्सिडियरी मोशन है, कोई मीनिंग नहीं है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 का ए का 3, बी का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। फाइनेंशियल बिल्स आर दोज दैट डील्स विद द फिजिकल मैटर। फाइनेंशियल बिल कैसे बिल होते हैं भाई, ऐसे बिल जो कि फिजिकल मैटर के साथ रिलेटेड होते हैं। एंड फाइनेंशियल बिल में कौन कौन आता है, मनी बिल आता है, और मनी बिल हमारे पास कौन सा आर्टिकल में कवर्ड है यार, आर्टिकल 110। एंड फाइनेंशियल बिल्स आते हैं इसमें हमारे पास आर्टिकल 117 है यार, 117 क्लॉज 1 है ना, 117 क्लॉज 2, 117 क्लॉज 3 भी है, इसको फाइनेंशियल बिल 1 बोलते हैं। एंड 117 क्लॉज 3 को हम फाइनेंशियल बिल 2 बोलते हैं। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, गलत बात है। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, because some financial bills are financial bill part 1 and part 2, so this is incorrect. A certification of the speaker is required when a money bill is transmitted to the Lok Sabha. ना भाई ना, a certification of speaker is required when the money bill is transmitted to the Rajya Sabha, because money bill is only introduced in the Lok Sabha ना, इसीलिए हमको अगर इसको राज्यसभा में जाना है तो सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मुझे क्या करना है भाई, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और कोड को आंसर करना है, ठीक है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं यार, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं, ग्रांट्स ग्रांटेड अमाउंट इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर, है ना।
ऐसे ग्रांट्स जो कि इनसफिशिएंट अमाउंट के लिए दिए जाते हैं। एडिशनल ग्रांट क्या होते हैं भाई? फॉर एडिशनल, नाम में ये एडिशनल है एंड यहाँ पे एडिशनल, फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विसेज। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक्सेस ग्रांट क्या होता है भाई? एक्सेस ग्रांट मनी स्पेंड इन, देखो भाई यहाँ भी एक्सेस, यहाँ भी एक्सेस। सो मनी स्पेंड इन एक्सेस अगेंस्ट द अमाउंट ग्रांटेड। सपोज करो 100 रुपया ग्रांटेड है बट इसने 105 एक्सपेंड कर दिया, तो जो 5 रुपया है वो एक्सेस है। एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है भाई? नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। जो एक्सेप्शनल ग्रांट्स होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए जाते हैं एंड दे आर नॉट, है ना, पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। सो ये हो गया डी। ओके, तो एडिशनल और एक्सेस तो आसान है बिकॉज नाम से ही जोड़ सकते हो। सप्लीमेंट्री ग्रांट में इनसफिशिएंट फंड के लिए जो अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट, है ना। क्योंकि जो अथराइज्ड जो अमाउंट अथराइज अगर पार्लियामेंट ने किया है, जो कि कैसे करता है भाई? अप्रोप्रिएशन एक्ट से करता है। अगर वो इनसफिशिएंट हो गया किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, है ना, तो हमारे पास सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, तो दिनों में है। सी का क्या है भाई? सी का हो जाएगा 1। क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर देता है क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को? ना भाई ना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकता, है ना, लिमिटेड पावर है उसके पास। क्वेश्चन तो भारतीय केस में भी बोला है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन इन फंडामेंटल राइट्स एज दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ना भाई ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नंबर भारतीय जजमेंट में कहा है कि भाई पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट वो चीज़ें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रही है। सो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अमेंडेबल एज फार एज दे आर नॉट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस 1967 में जो था, उसमें ये बोला कि देखो भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, फंडामेंटल राइट्स आर मोर देन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है कि आप किसी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो गोलकनाथ केस ने बोला कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले शंकरी प्रसाद केस था भाई, शंकरी प्रसाद केस, एंड शंकरी प्रसाद केस 1953 में था। इसने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है भाई, आर्टिकल 368 से फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। सो मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में, है ना, वेलफेयर स्टेट बनाना एक तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा D3 ओनली। Consider the following statement, when there is a scarcity of the goods in any amount, है ना, when there is a scarcity of goods in any part of India, the parliament can give preference to one state over another। अगर scarcity of good है तो एक स्टेट को पार्लियामेंट प्रेफरेंस दे सकती है दूसरे के मुकाबले। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। सपोज करो कि एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। स्टेट बी में सपोज करो रिसोर्स की कमी है, यहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे जो पार्लियामेंट है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती है। Reasonable restriction on freedom of trade, commerce and intercourse can be imposed by the state legislature। देखो भाई स्टेट लेजिस्लेचर इसको इम्पोज कर सकता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बोला नो, विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। The state legislature can impose restriction on trade, commerce and intercourse in public interest। बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे उसको किसकी? प्रेसिडेंट की यहाँ पे कंसेंट चाहिए, सैंक्शन चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 23 का C। 24 है, इन इंडिया व्हेन कैन द पार्लियामेंट मेक लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट कब नियम बना सकता है स्टेट फील्ड में? पार्लियामेंट कब नियम बना सकता है स्टेट फील्ड में? तो हमने पिछले बार में बात की थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी बात कर लेते हैं। व्हेन द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेंबर आर प्रेजेंट इन वोटिंग। बिल्कुल सही बात है यार, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 249 के अंदर अगर राज्यसभा बोल रहे हैं कि आप इस पर नियम बनाओ तो ये बना सकता है पार्लियामेंट स्टेट फील्ड पे।
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है। व्हेन 2 और मोर स्टेट मेक रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड नेशनल इमरजेंसी के समय सपोज करो स्टेट लिस्ट पे कोई नियम बनाया है, तो सपोज करो नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे इस समय तक चली, तो इस समय तक तो चलेगा ही नियम, बट इसके बाद 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। और ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 250 में है यार। एंड 2 और मोर स्टेट जब बोलते हैं, लेकिन आर्टिकल 252 में ये लिखा हुआ है कि जब 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे पार्लियामेंट उन पे नियम बना सकती है, वो उसी स्टेट्स पे लगेंगे क्या? हाँ, करेक्ट तो तीनों हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर इन राज्यसभा इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म ऑफ ऑफिस है राज्यसभा के मेंबर का, वो मेंशन नहीं है क्या कहीं पे? बिल्कुल सही बात है, इट इज़ नॉट मेंशन यार। ये कहाँ पे मेंशन है? तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसके अंदर मेंशन है 6 ईयर इज दी ऑफिस टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है भाई। रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन अबॉलिश्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। 104 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, उसमें जो एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया। The Constitution of India has adopted system of proportional representation in the case of election to the Lok Sabha, बिल्कुल सही बात है। System of proportional representation by the means of single transferable vote, ऐसा सही है? नहीं है भाई, बिकॉज जो हमने सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो लिया है, वो हमारे पास किसके लिए लिया है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास, वो किसके लिए है? राज्यसभा के लिए है। तो पहले लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो राज्यसभा के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो लोकसभा के लिए क्या है भाई? लोकसभा के लिए हमारे पास टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब समझना, सपोज कोई इतना बड़ा स्टेट है, ये इतना बड़ा स्टेट है, ये इतना बड़ा स्टेट है, तो यहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, यहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, तो यहाँ से ही 5 लोग जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ से 2 लोग जाएंगे। तो ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन हमने राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किए हैं, और लोकसभा में हमने कैसे किए हैं भाई? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितना बड़ा टेरिटरी है उस हिसाब से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है लोकसभा के अंदर। ठीक है, इनकरेक्ट हमसे पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 3 ओनली इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, विथ रेफरेंस टू दी डिस्क्वालिफिकेशन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, हमको डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है आरपीए 1951 के अंदर। देखो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिए गए हैं, कुछ दिए हैं आरपीए 1951 में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, कौन सा पार्लियामेंट आरपीए 1951 में दिया, वो हमको डिफ्रेंशिएट करके रखना है यार। होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है तो क्या ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिल्कुल कर देंगे। बट ये कहाँ पे दिया गया है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, ये आरपीए 1951 के अंदर नहीं दिया गया है। तो हमसे पूछा है आरपीए 1951 के अंदर कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं? पर्सन मस्ट हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर। ये देखो, ये आरपीए 1951 में दिया हुआ क्या? बिल्कुल सही बात है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा साल के किसी भी कानूनी अपराध के लिए सजा अगर होती है तो वो क्या हो जाएगा भाई? डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उस एमपी को टू कंटेस्ट द इलेक्शन। फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर द पार्लियामेंट इज विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है भाई? नो, इट इज द प्रेसिडेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग से हट जाती है भाई, कहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में है, कहाँ पे स्पीकर के हाथ में है, तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है यार। क्वेश्चन 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है यार? 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। ADL, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन अंडर दिस की शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है। In this, the nominated member can join any political party without disqualification after the expiry of 6 months. No, जो nominated member है वो within 6 months, not after, है ना, 6 months, within. So this is incorrect. Final decision is given by the president.
यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है वो कौन देता है भाई? 10th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट देता है क्या? बच्चे को ये पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट प्रेसिडेंट बट द स्पीकर। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेसिडेंट है, कहाँ पे स्पीकर, याद रखना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो किसी मेंबर को कंटेस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास। बट वो एमपी बन चुका है और वो किस घोटाला कर रहा है कुछ अंदर में, तो उसके डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। जुडिशियल रिव्यू कैन बी हेल्ड ऑन द फाइनल डिसीजन, याद रखना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा है कि जो डिसीजन है चेयरपर्सन का, उससे पहले जो स्पीकर था वो अपने मर्जी से कुछ ही बोल सकता था। बट 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो डिसीजन ऑफ द स्पीकर है ना, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई? हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 और 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विप। विप मतलब एक मत्ता, सबका एक मत्ता। कहीं मेंशन नहीं है बट हाँ फॉलो किया जाता है, कन्वेंशन है। इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट मेंशन इन द रूल्स ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। ना भाई ना, कहीं भी मेंशन नहीं है ये। इट इज़ कहीं भी मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है कि भाई एक तरह से आप जो एक पार्टी बनाए हो तो आपके अंदर एक सहमता हो तो होनी चाहिए ना यार। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन हैज इट्स ओन व्हिप इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट अलोन कैन मेक लॉज फॉर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पे नियम बना सकता है। क्या स्टेट बना सकता है? नहीं बना सकता। The law made by the state legislature are not applicable outside the state in any circumstances। गलत बात है भाई। अगर सफिशिएंट नेक्सस है, अगर सफिशिएंट प्रूफ है उनके पास, है ना, स्टेट के पास कि ये आदमी कहीं और छुप गया मेरे देश में, मेरे स्टेट में बहुत सारा नुकसान करके, तो हमारे पास उसके अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है यार? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करनी है। द प्रेसिडेंट कैन मेक एन एडवांस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। कंटिजेंसी फंड जो है इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, वहाँ से पैसा कभी भी आर्टिकल 267 के अंदर से निकाल सकता है। कंटिजेंसी फंड के साथ आर्टिकल 267 डील करता है और उससे पैसा कौन निकाल सकता है? प्रेसिडेंट निकाल सकता है। बट पैसा निकालने के बाद में इसकी ऑथराइजेशन करना भी जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि निकालते जा रहे हो। द फंड इज हेल्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ना भाई ना, इसको कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं देखता, इसको फाइनेंस सेक्रेटरी देखता है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जगह A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 है, दी राज्यसभा हैज एक्सक्लूजन और स्पेशल पावर इन। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर किस रेफरेंस में है यार? ये हमसे पूछा गया है। अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हेन लोकसभा इज नॉट डिसॉल्व। गलत बात। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस, है ना, नॉट ओनली बाय द राज्यसभा। की राज्यसभा लोकसभा नहीं तो राज्यसभा कर देगा तो हो जाएगा ना। नेशनल इमरजेंसी अगर हो रहा है, प्रेसिडेंट्स रूल को अप्रूव करने के लिए 2 मंथ्स हैं, बट नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए बोथ हाउस को कितने मंथ दिए गए हैं? 1 मंथ दिए गए हैं, ये याद रखना। द क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट, देखो भाई क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ स्टेट जो है वो तो पार्लियामेंट के अंदर है, खुद के हाथ में है ना, जो कि आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं कर सकता वो। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी पार्लियामेंट के पास बहुत सारा पावर है यार। ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही बात है। इस पे अगर हमारे पास राज्यसभा ने बोला तो वो कर सकता है अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, हमने देखा भी था क्वेश्चन में इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 32 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। Accordingly, the Parliament has specified the qualification of the chairman and member of the commission. The 4 members of the commission should be selected from amongst the following। ठीक है,
तो हमारे पास फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, तो कि अंडर आर्टिकल 280 आता है अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। जो हम फाइनेंस कमीशन में लोग सेलेक्ट करते हैं उसको क्या क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करते हैं भाई, द पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स, उसको हम एक तरह से क्राइटेरिया है क्या, 4 मेंबर ऑफ द कमीशन, जो मेंबर हैं उनके यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया पूछा है मेंबर को सेलेक्ट करने का, है ना। ये जो पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है वो एक क्राइटेरिया है टू सेलेक्ट द चेयरमैन ऑफ कमीशन। ओके, हमसे क्या पूछा, मेंबर जो 4 हैं, बिकॉज 5 मेंबर होते हैं, एक तो चेयरपर्सन होता है ना, एक तो चेयरपर्सन होता है प्लस हमारे पास 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो चेयरपर्सन को यहाँ पे हम चूज करने का क्राइटेरिया है कि हाँ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, यस, अगर फाइनेंस और अकाउंट में स्पेशल नॉलेज है तो उसको हम मेंबर बना सकते हैं फाइनेंस कमीशन का। अ पर्सन विद वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी जनरली हमारे पास IAS होते हैं यहाँ पे भी, तो जो फाइनेंशियल मैटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी का एक्सपीरियंस है तो उसका एक मेंबर बनाया जाता है। जब हाई कोर्ट को मेंबर बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं यार। और क्या है, अगर किसी आदमी के स्पेशल नॉलेज है इकोनॉमिक्स में तो उसको भी हम मेंबर बना सकते हैं फाइनेंस कमीशन का, जो 4 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। हमको राज्यसभा की बात करनी है यार। ऑल यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि सारे यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में? देखो भाई ये सही है, बिकॉज आउट ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरीज 3 पर सिर्फ 3 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास, उसमें से 3 पर सिर्फ 3 में कौन कौन, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन्हीं का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है भाई। किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। सो पहला तो सही है, सारे का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 33 नंबर का क्वेश्चन होगा भाई, 32 लिखा है। The Constitution has not fixed the term of office of the member of the राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है भाई, ये जो है राज्यसभा हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 6 years। दिस इज करेक्ट। द इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर कंडक्टेड थ्रू ओपन बैलेट। जो इलेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए वो किसके थ्रू होते हैं भाई, ओपन बैलेट के थ्रू होते हैं, बैलेट बॉक्स में। और इसमें ओपन बैलेट का मतलब क्या है कि जो MLA है जो भी इस पे वोट डाल रहा है उसको दिखाना पड़ता है कि किसको वोट डाल रहा है, ठीक है। सो ये सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो ओथ है भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो शपथ लेते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बारे में हमको बताना है। ठीक है, देखो पहले पैसा चाहिए, पहले ओथ चाहिए, पहले पैसा चाहिए ना, तो शेड्यूल नंबर 2 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किसके साथ, है ना, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस के साथ डील करता है। पैसा किसको कितना मिलेगा, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात करता है। उसका शेड्यूल नंबर 3 है ना, वो ओथ के साथ डील करता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एडमिनिस्टर्ड, member of the parliament are administered oath by the president as provided under the 4th schedule of the constitution। पहली बात तो ये 4th schedule नहीं है, मैंने बताया कि कौन सा schedule है भाई, 3rd schedule है। ठीक है, एंड एवरी मेंबर का जो ओथ है जो है ना उसको कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखता है क्या, बिल्कुल सही बात है, या फिर कोई पर्सन वो अपॉइंट करे तो, बट इट इज नॉट अंडर द 4th schedule, इट इज अंडर द 3rd schedule। अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सब्सक्राइब टू द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सब्सक्राइब करता है क्या इसको ना, ये जो ओथ है ना टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसका ओथ है भाई, ये ओथ है प्रेसिडेंट का, नॉट ऑफ द MP। ठीक है, जो MP होता है ना वो क्या बोलता है कि भाई मैं ट्रूथ रहूंगा, मैं एलिजेंस शो करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, मैं अपहोल्ड करूंगा सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, ये सब बोलता है, मैं फेथफुल रहूंगा, मेरी ड्यूटी को ठीक से निभाऊंगा, ऐसा बोलता है MP जो भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। जो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड वाला जो काम है ना भाई, ये जो ओथ है ना वो किसकी बात कर रहा है, ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है।
A person can be disqualified from the house of the parliament if he sits or votes as a member in the house without taking or subscribing to the prescribed oath or affirmation। बिल्कुल गलत है ना। कोई ओथ नहीं लिया और घुस गया पार्लियामेंट के अंदर तो उसको भगा दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्या ना। उसको 5 रुपये हर दिन फाइन देना पड़ेगा अगर वो बिना ओथ के घुस गया तो। हटाया नहीं जाता यार, बहुत बड़ा चुनाव लड़ के आया है आदमी, है ना, तुम उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो 500 रुपये पर दिन का फाइन लगता है। वो तो एक बार में चाय भी देता है यार 500 रुपये का। ठीक है, तो सब चीज़ को बढ़ाया जा रहा है समय के साथ। ये 500 रुपये जो फाइन है ना, वो आज़ादी के समय से चल रहा है ना। लेकिन आज उस 500 उस समय 500 बहुत ज़्यादा था, बट आज आज़ादी की आज 75 साल बाद उतना बड़ा चीज़ नहीं है 500 रकम, तो उसको तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बाकी सब चीज़ बढ़ा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ रहा है। ठीक है, सो इनकट हमसे पूछा है भाई, इनकट तो डी है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सब चीज़ इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इनकरेक्ट। हमको बात किसकी करनी है भाई, जॉइंट सिटिंग की बात करनी है। जॉइंट सिटिंग के बारे में इनकरेक्ट बताना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द टू हाउसेज। तो दोनों हाउसेज को मिला के एक 1/5 अगर है तभी जाके कोरम बनेगा क्या, जॉइंट सिटिंग के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई ना, इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज अगर 1/10 है दोनों हाउस को मिला के तो भी हमारे पास जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी हेल्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल्कुल सही बात है यार, जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए नहीं हो सकता। चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस। बिल्कुल सही बात है, कौन प्रिसाइड करता है तो, है ना, स्पीकर प्रिसाइड कर सकता है, डेप्यूटी स्पीकर या फिर वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। बिकॉज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट तो मेंबर है ही नहीं भाई, तो प्रिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, हमसे इनकट पूछा है, पहला इनकट है, तो हम लोग सब चीज़ को देख रहे हैं। फिर भी अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स। ये भी सही है भाई, अगर एक बिल पास नहीं होता किसी भी हाउस में, फिर भी प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दिया कि जॉइंट सिटिंग करना है बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो क्या वो बिल लैप्स कर जाएगा अगले चुनाव तक, लिए नहीं लैप्स करेगा। तो ये भी सही है। एंड इज ऑल्सो सही भाई कि वो बोल रहा है ना भाई, चेयरपर्सन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट सॉरी यार, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड। बिल्कुल सही बोल रहा है। हमसे इनकट पूछा है भाई, इनकट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल इन द पार्लियामेंट। पब्लिक बिल और प्राइवेट बीच में प्राइवेट बिल में हमको क्या करना है भाई, डिफरेंस देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस, वेयर एज पब्लिक बिल रिक्वायर्स ओनली 7 day नोटिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब ऐसा कोई भी बिल जो कि एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। उसके लिए 1 महीने का नोटिस चाहिए भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करना है तो। बट पब्लिक बिल जो है वो 7 दिन के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, 1 महीना क्यों ले रहा है, बिकॉज होम सेक्रेटरी इसको एग्जामिन करेगा, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, इसके कंप्लायंस को। अ पब्लिक बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस्ड ऑन एनी डे, अ प्राइवेट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक जो बिल है वो किसी भी डे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट बिल है उसको सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द पब्लिक बिल कैन प्रपोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट द प्राइवेट बिल कैन नॉट डू दिस। ना भाई ना, दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज करने की क्षमता रखते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजॉर्नमेंट मोशन। मैंने बोला ना भाई, एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब अटेंशन लेना है। किसका अटेंशन लेना है, अटेंशन ऑफ द हाउस। अगर हाउस का अटेंशन है तो क्या बोलेंगे, एडजॉर्नमेंट मोशन बोलेंगे। अगर हमारे पास मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स का अटेंशन लेना है, अटेंशन ऑफ द मेंबर्स, तो क्या बोलेंगे उसको, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डिफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। क्या एडजॉर्नमेंट मोशन को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट परमिटेड टू इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा, बिकॉज यहाँ पे आंसर किससे चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, और जो गवर्नमेंट बनाने वाला बॉडी है वो कौन सा है, लोकसभा है। During the discussion of adjournment motion, the speaker has no power to adjourn the house of the day.
बिल्कुल सही बात है। जब हम एडजर्नमेंट मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो एडजर्न मतलब करना, उस दिन का सिटिंग को रोक देना। एडजर्नमेंट मतलब मैंने बताया है, सपोज करो 3 सेशन है, फिर से बता रहा हूँ 3 सेशन है, सपोज करो इससे पहले हमारे पास विंटर सेशन हो गया, फिर बजट सेशन हो गया, फिर हमारे पास मानसून सेशन, फिर विंटर सेशन। तो 3 सेशन है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सिटिंग्स होते हैं। इस सिटिंग्स को रोकने का बोलते हैं एडजर्नमेंट कहते हैं। उसको 3 दिन के लिए रोक सकते हैं, 1 दिन के लिए रोक सकते हैं, 4 दिन के लिए रोक सकते हैं, उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। बट सपोज करो ये सेशन जो मानसून सेशन चल रहा था उसको हमने खत्म करके अब सीधा नेक्स्ट में हम जो बैठेंगे वो विंटर सेशन में बैठेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, खत्म करना, सेशन को खत्म करना। तो अगर हमारे पास सीटिंग जो है, सपोज करो कोई सीटिंग में आज सपोज फ्राइडे है और एडजर्नमेंट मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आज स्पीकर जो है वो उसको एडजर्न कर देगा बिना सोचे समझे? उसके पास वो पावर नहीं है भाई, बिकॉज इट इज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसमें वो हाउस का अटेंशन ले रहा है, तो कैसे उसको तुरंत स्पीकर इसको कर देगा, एडजर्न कर देगा? नहीं कर सकता। सो नो पावर, बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है कि भाई एडजर्नमेंट मोशन के लिए आपको सपोर्ट कितना चाहिए, कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। और 50 मेंबर्स का सपोर्ट मतलब लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लोकसभा के 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए अगर आपको क्या करना है, एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करना है। तो ये सब चीज़ आपको बुक से नहीं मिलेगा भाई, जो मैं बता रहा हूँ मिलेगा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है भाई पॉलिटी, कोई नहीं है कि आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन। जो पावर की बात करनी है, किसके पावर की बात करनी है भाई? पार्लियामेंट के पावर की, कि पार्लियामेंट नियम बना सकता है किस पे, स्टेट लिस्ट पे, कब? जब राज्यसभा पास करेगा रेजोल्यूशन तब, उसके बारे में हमको बताना है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट व्हेन राज्यसभा पासेस अंडर आर्टिकल 50, ना भाई 250 नहीं है भाई, आर्टिकल 249। देखो 249 इंपॉर्टेंट है, 249 इंपॉर्टेंट है। 250 क्या बोलता है? जब नेशनल इमरजेंसी है ना भाई, आर्टिकल 250 बोलता है कि जब नेशनल इमरजेंसी है तब जो है ना स्टेट की लिस्ट पे पार्लियामेंट नियम बना सकता है, लेकिन राज्यसभा तभी बना पाएगा जब आर्टिकल 249 से वो बोलेगा कि भाई बना ले। ठीक है, सच ए रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ना भाई ना, सच रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप बहुत खतरनाक हो जाता है यार, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। टोटल मेंबरशिप बोले तो स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा बे, उतना बड़ा तो मिलना मुश्किल है, उतना बड़ा बहुमत। Such a resolution remain in the force for 1 year and it can be renewed any time, any number of time but not exceeding 6 months at a time। देखो भाई, ऐसे रेजोल्यूशन जो कि राज्यसभा ने बोला कि आप नियम बनाओ, तो उसको रिन्यू कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट टाइम। मतलब कितने साल तक ही आप इसको कर सकते हो, बट 1 साल एक बार में। अगर राज्यसभा ने बोला है कि नियम बना तो है ना, 1 साल एक बार में, क्योंकि राज्यसभा बोल रहा है ना। ये वो नहीं है बे जो तुम सोच रहे हो, ये प्रेसिडेंट रूल नहीं है जो 6 मंथ एट अ टाइम, 6 बार है ना, 6 मंथ एक बार में बढ़ा के प्रेसिडेंट रूल तो बढ़ा सकते हैं 3 साल तक, वो नहीं है ये रेजोल्यूशन की बात हो रही है भाई। सो ये 6 मंथ नहीं है, इट इज 1 ईयर एट अ टाइम। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट तो तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हमको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात करनी है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। क्या प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता? बिल्कुल सही बात है। दैट हैज बीन ड्यूली पास्ड बाय बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट। बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि आप समझो भाई, समझो, प्रेसिडेंट ने ही तो अप्रूव करके उसको भेजा, भाई जा इसके स्टेट, जा इसको हाउस में पास करो, तो फिर से बोलेगा नहीं नहीं अब इसको पास नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होगा। सो दिस इज करेक्ट, कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and the state legislature have been provided equal power with respect to the passage of ordinary bill। बिल्कुल सही बात है, ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है क्या? देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है दोनों के पास इक्वल पावर है क्या? ना। अगर ये बोलता कि राज्यसभा लोकसभा के पास इक्वल पावर तो सही है ना। ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार। ठीक है,
There is no provision for a joint sitting of the state legislative assembly and the state legislative council unlike लोकसभा and राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 के अंदर किसके पास है बे? पार्लियामेंट के पास है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोकसभा के अंदर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो हमारे पास एक जॉइंट सिटिंग होगा ना, ऐसा कोई भी प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का नहीं है भाई स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? नो प्रोविजन, बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं है कोई भी प्रोविजन ऐसा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमको बात किसकी करनी है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है भाई स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ओके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, बिकॉज स्पीकर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ही कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन passed by the majority of the member of the Lok Sabha, that is effective majority and not simple majority। effective majority मतलब more than half of the effective strength, और उसके पहले उसको 14 दिन नोटिस भी देना पड़ता है और इसको एटलीस्ट 50% मेंबर साइन भी करेंगे तब जाके। भाई मुश्किल काम है यार, लेकिन समझना। स्पीकर हैज़ टू वोकेट द ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ना भाई ना, इमीडिएटली वोकेट नहीं करता वो, जब तक नया लोकसभा की मीटिंग चालू नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे वो बैठता है, फर्स्ट मीटिंग तक। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, अपने आप कटता है, बिकॉज उसको एक तरह से क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस देता है ये, है ना। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पीकर प्रोटेम इन द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम की बात करनी है जो कि लोकसभा के अंदर बनते हैं जब नया लोकसभा बनता है। तो स्पीकर प्रोटेम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, जो स्पीकर प्रोटेम है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। स्पीकर प्रोटेम एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, स्पीकर प्रोटेम जो है न्यू मेंबर्स का ओथ को देखता है, और स्पीकर प्रोटेम का खुद का ओथ को कौन देखता है भाई? इसका ओथ को हमारे पास प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, ही और सी डिटरमाइंस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। गलत है भाई, जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। हमको बात किसी करनी है जो प्रोसीजर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर उसकी। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सीने डीए। तो प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट की बात करनी है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सीडीए। एडजर्नमेंट सीडीए मतलब मैंने बार बार बताया, फिर से बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास सेशन होते हैं, 3 सेशन होता है भाई हमारे पास। सबसे पहले तो बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन, फिर विंटर सेशन। ठीक है, तो बजट सेशन में हर दिन क्या होता है? सिटिंग होता है। अगर इस सिटिंग को हमारे पास 2-3 दिन के रोक देना है, कब कितने दिन के रोक देना है सिटिंग को, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, है ना। और सपोज करो पूरा का पूरा यहाँ पे ये सेशन कोई ख़त्म कर देना है, ये कब तक ये होगा? पूरा बजट सेशन ख़त्म कर देना है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। एंड प्रोरोगेशन कौन करता है भाई? प्रोरोगेशन करता है प्रेसिडेंट, एंड एडजर्नमेंट कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, तो हमारे पास क्या पूछा है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सीने डीए। बिल्कुल सही बात है यार। ओनली द स्पीकर कैन प्रोरोग द लोकसभा वाइल इन सेशन। देखो भाई मैंने बोला ना, प्रोरोग में क्या होता है? प्रेसिडेंट इसको प्रोरोग करता है, नॉट द स्पीकर। प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। प्रोरोगेशन अफेक्ट नहीं करता बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है यार। प्रोरोगेशन जो है वो अफेक्ट नहीं करता। डिसोल्यूशन अगर हो रहा है लोकसभा, सपोज करो 5 साल उसका टेन्योर खत्म हो गया, अगर डिसॉल्व हो रहा है तब जाके वो अफेक्ट होता है, प्रोरोगेशन से अफेक्ट नहीं होता। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या है हमारे पास? 1 and 3, आंसर हो जाएगा बी। 43 है, विद रेफरेंस टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करनी है जो कि इमरजेंसी फंड है। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि किसके अंदर आता है भाई? आर्टिकल 267 के अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। भाई बिल्कुल सही बात है, एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर बना है ये। और कौन सा एक्ट है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1950। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ CFI मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी होता है,
तो यहाँ पे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1950, इसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो भाई, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को फाइनेंस सेक्रेटरी देखता है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। The advance from the contingency fund of India are recouped from the concert fund of India with the approval of the parliament। बिल्कुल सही बात है, जो concert fund of India है वहाँ से पैसा निकाले जाते हैं कंटिजेंसी फंड के लिए, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया है यस, तो हमारे पास 1 और 3 इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा 43 का सी। 44 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। हमको कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करनी है। दिस कमिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू लोकसभा एंड आर डिजॉल्व अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये जो कंसल्टेटिव कमिटी होते हैं जब नया लोकसभा बनता है तब बनते हैं, और जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है तब डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है। दिस कमिटी आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द अटैच्ड कंसल्टेटिव कमिटीज। बिल्कुल सही बात है। The membership of this committee is voluntary with the maximum membership of the committee being 30 and the minimum is 10। ये भी सही बात है यार, इसकी जो मेंबरशिप होती है वॉलेंट्री होती है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज याद रखना भाई, यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो कंसल्टेटिव कमिटीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी आया नहीं है बिकॉज, लेकिन बार बार यूपीएससी ने एस्टीमेट कमेटी पे क्वेश्चन पूछा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पे क्वेश्चन पूछा है, तो कंसल्टेटिव कमेटी पे क्वेश्चन पूछ सकती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 45 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करनी है। बोथ द पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, है ना, स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सीएजी जो रिपोर्ट सबमिट करता है उसको कौन ऑडिट करता है? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बिल्कुल सही बात है। Both the Public Account Committee and the Committee on Public Undertaking consist of 22 members, each of which not more than 15 belong to Lok Sabha and not more than 7 belong to Rajya Sabha। क्या ये सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज ऐसा लगेगा बट इट इज बिल्कुल करेक्ट यार, ठीक है। पीएससी के अंदर भी और सीपीए के अंदर, दोनों के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 22 नंबर होते हैं। 15 फ्रॉम द लोकसभा मान लो और 7 फ्रॉम द राज्यसभा मान लो, दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 46 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडजर्नमेंट मोशन। हमने बात की थी एडजर्नमेंट मोशन की, उसमें हमारे पास अटेंशन ऑफ द हाउस को देखा जाता है एंड इट नीड सपोर्ट ऑफ द 50 मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन ऑन एन एडजर्नमेंट मोशन शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर एंड 30 मिनट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? 2 घंटा 30 मिनट से कम का यहाँ पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है। इट कैन रेस अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। देखो भाई, प्रिविलेज वाली चीज़ें ना यहाँ पे हम इसको नहीं रेस कर सकते, बिकॉज यहाँ पे तो हम मतलब एकदम अच्छा मुद्दा पे यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को प्रिविलेज मिला, वो सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों की नहीं, हम पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर की बात कर रहे हैं एडजर्नमेंट मोशन में। एंड इट इज़ नॉट अलाउड इन दी राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है। जो एडजर्नमेंट मोशन है जहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पे लगाया जाता है। गवर्नमेंट कहाँ से बनती है? लोकसभा से। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म। इट कैन बी मूव्ड इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इन अ स्टेट असेंबली इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। तो याद रखना भाई, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, उसको तो पहली बात तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सेंसर मोशन है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। एक तरह से ये हमारे पास ये बता रहा है कि भाई क्रिटिसिज्म है, डिसअप्रूवल है लोगों के लिए, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आर्टिकल 75 में बात की है,
है ना। इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है ना, हमारे पास लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर प्रिविलेज मोशन की बात करें तो प्रिविलेज मोशन जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अगर किसी का ब्रीच हुआ है तो उसको देखते हुए हमारे पास प्रिविलेज मोशन पास होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है मैंने बताया था भाई, अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स, और अटेंशन ऑफ द हाउस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। आईपीजी की बात करनी है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की बात करनी है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2005 थ्रू एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है आईपीजी जो है वो एक पार्लियामेंट के एक्ट से बना था क्या, 2005 में। नो, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है एक ऑटोनोमस बॉडी है भाई, 1949 से बना दिया गया है इसको, है ना। इसको इलेक्ट किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्ट किया था। फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकेम एसोसिएट मेंबर ऑफ द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है यार। चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। ना भाई ना, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। इट कैन डिस्कस क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट आर लाइकली टू कम अप बिफोर द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है ना वो इंपॉर्टेंट मैटर जो कि हाँ पार्लियामेंट के सामने आ सकते हैं उसको ये डिस्कस पहले से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Each state is allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and its population is same for all state। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसको तो बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हमारे पास कॉन्सेप्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास लोकसभा के अंदर देखने को मिलता है, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो राज्यसभा के अंदर देखने को मिलता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन बनता है यार। टेरिटोरियल टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द सेम स्टेट, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में यूनिफॉर्मिटी बने रहे, एक तरह से वो पॉपुलेशन और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो सीट्स हैं उसके रेशियो को ये मेंटेन रखने की बात करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा। हमको राज्यसभा की बात करनी है लेकिन गलत बात करनी है। राज्यसभा के बारे में गलत क्या है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। द रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्या एनी नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं, रिटायरिंग मेंबर्स है वो अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर फिक्स है ये। पार्लियामेंट मेक्स प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। क्या पार्लियामेंट इसके ऊपर प्रोविजन बनाता है यार, ना भाई ना। कि जो रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर है वो तो हर 6 साल में होता है यार, ये आरपीए 1951 बना के गया है। दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ मूव कर सकते हैं, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 75। मैंने बात की भाई, द मिनिस्ट्री स्टे इन ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, तब तक वो मिनिस्ट्री रहेगी भाई। ठीक है। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, ये भी सही है। एंड इट इज मूव्ड ओनली अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इफ इट इज पास देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ये भी सही है। तो याद रखना भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है भाई, गलत है। बिकॉज आर्टिकल 75 बोलता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है कि भाई देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये हमारे पास रूल्स नंबर 198 अब में लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, इसके बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बताया गया है। क्वेश्चन 52 है विद रेफरेंस टू द स्पीकर प्रोटेम। हमको बात किसकी करनी है भाई, स्पीकर प्रोटेम की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या पार्लियामेंट अपॉइंट करता है भाई स्पीकर प्रोटेम को? हाँ नहीं भाई नहीं, कौन अपॉइंट करता है? इट इज दी प्रेसिडेंट। इतने बार देख चुका है, लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ द हाउस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम सीजेस टू एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है, जब नया स्पीकर बन जाएगा तो जो स्पीकर प्रोटेम है वो हट जाएगा यार। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बी। तो हमने पार्लियामेंट के टोटल हमने 52 क्वेश्चन देखे भाई। हर इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है, जो कि फैक्चुअल भी हो, कॉन्सेप्चुअल भी हो। हलवे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं भाई, जो जरूरी है वो हमने देखा है।